Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about stages of collective bargaining in your subject, that is human resource मैनेजमेंट. प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का सब्जेक्ट में कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किन स्टेजेस कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग में. इसके जो बेसिक स्टेजेस हैं, जो बेसिक स्टेप हैं, वो इस तरीके से हैं. सबसे पहला स्टेप आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन टीम. इसमें क्या है, हमें नेगोशिएशन टीम को प्रिपेयर करना है. फिर प्रिपरेशन ऑफ डिमांड, एक लिस्ट तैयार करनी है उन डिमांड्स की जो रिगार्डिंग होंगी आपके, चाहे वो वर्किंग कंडीशन से रिगार्डिंग हो या आपके रिलेटेड टू मनी. फिर नेगोशिएशन प्रोसेस, देन आपकी बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी, फिर आपकी प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड द लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है आपका कि कंपोजिशन ऑफ नेगोशिएशन टीम, यानी कि जो नेगोशिएशन टीम है उसमें कंसिस्ट होने चाहिए आपके रिप्रेजेंटेटिव दोनों पार्टीज़ के. ठीक है, जैसे कि जो वर्कर्स हैं उनके साइड से उनके साइड से रिप्रेजेंटेटिव हो और एम्प्लॉयर है उनके साइड से रिप्रेजेंटेटिव हो, एक एडिक्वेट क्वालिटीज़ के साथ, यानी कि उनको जॉब की प्रॉपर नॉलेज हो और स्किल हो नेगोशिएशन की. नेगोशिएशन इन द सेंस उन्हें अपनी बात रखनी आनी चाहिए. जो डिस्प्यूट होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर ऐसा कुछ अराइज हो तो उसके रिगार्डिंग जब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो जब वो अपनी बात रखेंगे सामने वाले के पास तो आसानी से जो प्रॉब्लम आई है वो रिजॉल्व भी हो जाएगी. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दे मस्ट हैव फुल अथॉरिटी टू स्पीक एंड मेक डिसीजन. उनके पास फुल अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फ्री टू टॉक हो, उन पे किसी तरीके का बर्डन ना हो, प्रेशर ना हो. आपके बिहाफ से वो आपकी बात रख सकें और उसके रिगार्डिंग आपके बिहाफ पर वो डिसीज़न भी ले सकें अगर कोई डिसीज़न लेने की आए तो. ठीक है, फिर नेक्स्ट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन इशूज़ टू बी कवर्ड. उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, एक सही जानकारी हो उन इशूज़ के रिगार्डिंग जिसके रिगार्डिंग आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, फ्री टू टॉक हो, अपनी बात रखना चाह रहे हो अपनी अथॉरिटी के साथ, यानी एम्प्लॉयर्स के सामने, मैनेजमेंट टीम के सामने. ठीक है, और एक इंटीमेट नॉलेज होनी चाहिए उनको ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग और जो भी आपके प्रोडक्शन नॉर्म्स हैं कंपनी के उसके. ठीक है, फिर इन एडिशन टू दिस बेसिक क्वालिटीज़, इन क्वालिटीज़ के अलावा उनमें कुछ क्वालिटीज़ हों, उनके मतलब बैलेंस्ड व्यू हों, ऐसा ना हो वो एक तरफा ही उनके व्यू हों. उन्हें दोनों पक्षों का बात सुनना है, दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुननी है. फिर एक एनालिटिकल माइंड हो उनका और उनको गुस्सा थोड़ा कम आता हो, एक सही टेम्पर हो उनका और ऑब्जेक्टिव आउटलुक हो जो कि हाईली डिज़ायरेबल होता है इस तरीके की टीम को प्रिपेयर करने के लिए. तो ये तो बात हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज की, जो कि हमने प्रिपेयर कर लिया नेगोशिएशन टीम. अब उसके बाद क्या होना है, फिर आपका एक सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेज निकल कर आती है जिसमें प्रिपरेशन होता है डिमांड का. डिमांड का प्रिपरेशन किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जो भी डिमांड निकल कर आई, जो प्रेजेंट की जा रही है मैनेजमेंट के सामने, जो यूनियन की जो डिमांड थी, एक तरीके से ये लिस्ट होती है जिसमें नेगोशिएशन टीम कंसल्ट करती है अदर एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज़ हो सकते हैं इसमें, जो भी जिसके रिगार्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, लाइक आपके इकोनॉमिक कंडीशन के रिगार्डिंग, आपकी वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग, रिलेटेड टू मनी के रिगार्डिंग, इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो सारे इसमें मेंशन होंगे. जो भी लिस्ट है उसमें उन डिमांड्स को प्रिपेयर किया जाएगा, उनको प्रेजेंट किया जाएगा. सो जनरली द कैरेक्टर ऑफ डिमांड्स presented to management by the unions is prepared by the members of negotiation team in consultation with other employees of the organization. फिर उसके बाद में क्या होगा, जो हमने डिमांड की लिस्ट तैयार कर ली, अगर कोई हमें ज़रूरत लगेगी, कोई लीगल इश्यूज़ हों या कुछ ऐसा इशू है तो उससे हम किसी अदर पर्सन से भी उसके रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं, अदर एम्प्लॉयज़ से, जैसे कि लॉयर से हमने कंसल्ट कर लिया कोई लीगल इशू है तो.
ठीक है। तो ये एक सेकंड स्टेज हुई। फिर थर्ड स्टेज आती है आपकी नेगोशिएशन प्रोसेस। इस स्टेज के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है जहाँ पर नेगोशिएशन स्टार्ट होती है। जनरली जो आपकी नेगोशिएशन प्रोसेस है जो टीम के द्वारा अडॉप्टेड हो रही है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप आता है आपका पीस मील नेगोशिएशन। इस प्रोसेस में क्या है, जो भी इश्यूज़ होते हैं ना उनको 1 बाय 1 लिया जाता है। ऐसा नहीं है सारे इश्यूज़ को एक साथ कलेक्ट कर लिया, इसमें 1 बाय 1 एक सीक्वेंस वाइज इश्यूज़ को लिए जा रहे हैं कि पहले जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है हम उसको लें, या जो भी उनको सही लगेगा उस हिसाब से इश्यूज़ को सीक्वेंस वाइज लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुई आपकी पीस मील नेगोशिएशन। फिर सेकंड टाइप की आती है आपकी टोटल अप्रोच। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जितने भी इश्यूज होते हैं ना सबको इकट्ठा कर लिया जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑल द इश्यूज आर नेगोशिएटिंग कंसिडरिंग टोटल इफेक्ट। ठीक है, तो जो प्रोसेस है, जो अथॉरिटी होती है ड्यूरिंग नेगोशिएशन, वो आपकी क्लियरली स्पेल्ट आउट होती है मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ आपकी थर्ड स्टेज। अब आती है आपकी फोर्थ स्टेज जो कि है बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी। कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होती है नेगोशिएशन की, ये डिपेंड करती है कुछ सर्टेन कंडीशंस पर, कुछ सर्टेन सिचुएशंस पर, कभी कभी नेचर ऑफ डिमांड से कि किस तरीके की हमारा नेचर होगा डिमांड का, इकोनॉमिक पे बेस्ड होगा या हमारे वेजेस पे, सैलरी पे, या कोई भी और लीगल हो सकता है, टाइम के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, या अदर मार्केटिंग कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है जिस पे अटेंशन करता है एंटायर पैकेज पे, वो निकल कर आता है उसका अल्टीमेट रिजल्ट। उस पर हमें फोकस करना चाहिए रादर देन ऑन इमीडिएट गेन। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एक शॉर्ट टर्म के प्रोसेस के रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम नेगोशिएशन करने लगे। हमें नेगोशिएशन करने के लिए क्या चाहिए, हमें बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी जब हम अप्लाई करते हैं तो वो होनी चाहिए हमारे लॉन्ग टर्म गोल के लिए, यानी कि हमें लंबे समय तक उससे कुछ फ़ायदा हो। जब हम नेगोशिएशन कर रहे हैं तो कुछ बड़े के लिए हो, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे गेंस के लिए, इमीडिएट गेंस के लिए हम नेगोशिएशन करने लगें। ठीक है, बार्गेनिंग करने लगें। तो ये हुई आपकी फोर्थ स्टेज। अब आती है आपकी फिफ्थ स्टेज जो कि है आपकी प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट स्टेज आई स्टूडेंट आपकी प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या है, ये फिफ्थ स्टेज होती है। इसमें जो भी आउटकम निकल कर आए आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के, उसको प्रिपेयर कर लिया हमने एक एग्रीमेंट में। ठीक है, जो भी आउटकम निकले, जहाँ हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग की, जो भी व्यूज़ थे, जो भी बातें निकली, उसको हमने प्रिपेयर करके एक बना लिया अपना एग्रीमेंट। जब ये बार्गेनिंग इश्यूज सॉल्व हो गए तो हमने इसको पुट किया एक पेपर पर। ठीक है, ये इन रिटन है। फिर उसके बाद में लीगल टर्मिनोलॉजी शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। जितनी भी लीगल टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो भी आपके मैटर है, जितना भी आपने इश्यूज सॉल्व किए, जितना भी लिखे, तो वो एक इस वे में हो कि बहुत ज़्यादा लीगल वे में ना हो, जिससे वर्कर समझ ना पाए, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि पता नहीं इन्होंने पेपर में क्या लिख दिया। तो कुछ एक सिंपल लैंग्वेज में हो, क्योंकि दोनों ये जो एग्रीमेंट जब बनता है तो दोनों पार्टीज जब कम्युनिकेशन करती हैं तो उसके रिगार्डिंग दोनों पार्टीज़ को उस पर साइन भी करने होते हैं। तो जो आपका जो एग्रीमेंट प्रिपेयर होगा वो उसमें लीगल टर्मिनोलॉजी को अवॉइड करना चाहिए, रादर देन हमें एक सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल इन मैनर हो फॉर बोथ द पार्टीज़। ठीक है, फिर द एग्रीमेंट शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न। हमारी कंट्री में इस तरीके का जो एग्रीमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है तो उसको बोला जाता है सेटलमेंट। ठीक है, जो कि डिस्कस है आपकी एक मीनिंग में जो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन पी में आता है आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। ठीक है, तो एक प्रिपेयर कर लिया हमने एग्रीमेंट। वो कब हुआ, बार्गेनिंग स्ट्रैटेजीज से जो भी हमारे निकल कर आया। ठीक है, जो भी हमारे इश्यूज सॉल्व हुए तो उसको हमने पुट कर दिया एक पेपर पे। ठीक है, तो ये निकल कर आया, फिर हमने प्रिपेयर कर लिया एक एग्रीमेंट जो हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया, अब उसके बाद में उसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि जब एग्रीमेंट एक्सेप्टेड हो गया, साइंड हो गया, तो एग्रीमेंट आपका एडमिनिस्ट्रेटेड होगा। जो भी उसमें टर्म्स कंडीशंस और जो भी नॉर्म्स उसमें डिस्कस होंगे एग्रीमेंट में, उस हिसाब से फ्यूचर में जो वर्क है, जो काम है, वो उस हिसाब से परफॉर्म होना चाहिए जो हमने मेंशन किया है एग्रीमेंट में। अगर कोई उस सिचुएशन में डाउट रह जाता है तो वो सारा एग्रीमेंट में आपके रेफर्ड होगा, ठीक है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इफ द प्रोसेस कंप्लीट द एवर मेंशन्ड स्टेप, इट कैन बी सेड दैट द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। अगर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, जितने भी एवर मेंशन स्टेप्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो गई। द प्रोसेस में एंड एट एनी पॉइंट इफ़ बोथ द पार्टीज डू नॉट कंट्रीब्यूट। अगर दोनों पार्टीज कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं होती है, बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो इस प्रोसेस का वहीं एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके ये हुए आपके स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप था आपका, हमने क्या किया है, हमने प्रिपरेशन कर ली अपनी नेगोशिएशन टीम की, हमने प्रिपेयर कर लिया जितने तरीके के, जिस टाइप के हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए थे। फिर हमने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जिसमें सारी डिमांड्स थी जो मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट होनी थी। अगर कोई इश्यूज़ थे जिसको हम कंसर्न करना है किसी अदर पार्टी से, अदर एम्प्लॉयज़ से कंसल्टेशन के लिए, तो वो भी कर लिया हमने। फिर नेगोशिएशन प्रोसेस यूज़ हुई जो कि 2 टाइप्स की होती है, एक तो पीस मेल, दूसरा टोटल अप्रोच। पीस मेल में 1 बाय 1 सीक्वेंस के वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। टोटल अप्रोच में सारे इश्यूज़ को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर हम बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसके बाद में प्रिपेयर करेंगे हम एग्रीमेंट, जिसको हम सेटलमेंट का एग्रीमेंट भी बोलते हैं। एक राइट ऑन पेपर होता है, पेपर में रिटन मैनर में होता है। फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये थी स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। आज के वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक।